नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम एक पैथोलॉजी में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन में हम पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन जो टॉपिक है इसको हम सेल इंजरी के टॉपिक में पढ़ते हैं, क्योंकि जब सेल का जो टिश्यू है वो नेक्रोस हो जाता है या फिर उसमें एपोप्टोसिस हो जाता है या फिर उसमें गैंग्रीन का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके बाद उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। तो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन में होता क्या है, देखिए हमारे सेल में जब हमारे बॉडी में क्या होता है कि कैल्शियम साल्ट्स का डिपोजिशन होता है। ठीक है, टिश्यू में, तो वहाँ पे कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन होता है टिश्यू के अंदर, नॉर्मली बोन के अंदर या टीथ जिसको एनामल बोलते हैं, वहाँ पे जब कैल्शियम का डिपोजिशन होता है तो उसको तो हम नॉर्मल बोलेंगे, उसको फिजियोलॉजिक कैल्सिफिकेशन बोलेंगे। वहाँ पे नॉर्मली जब बोन का फॉर्मेशन होता है या फिर बोन का डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे जब कैल्सिफिकेशन होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन होगा बोन के अंदर या बोन के ऊपर, तो क्या होगा, वो फिजियोलॉजिक कैल्सिफिकेशन है। वहाँ कोई डिजीज़ नहीं जनरेट हुआ है, वहाँ कोई डिजीज़ नहीं हुआ है, लेकिन डिपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ, तो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन टिश्यू अदर देन बोन या फिर टीथ जिसको हम एनामल बोलते हैं। तो बोन या फिर टीथ को छोड़ के कहीं और पे भी कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए तो उसको हम पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन में रखते हैं। अच्छा, अब बोन और टीथ में जब कैल्शियम का डिपोजिशन होता है तो इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। यानी कि ये फिजियोलॉजिक कैल्सिफिकेशन हमारे बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये सभी के बॉडी में होता है। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस है। लेकिन पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन क्या है, यानी कि बोन और टीथ को छोड़ के कहीं और पे भी कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगा तो उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए इसका एक बार डिफिनीशन हम फिर से बता दें कि डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट इन टिश्यू अदर देन बोन या फिर टीथ, यानी एक्सेप्ट, अदर देन की जगह हम एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि बोन और टीथ को छोड़ के कहीं पे भी बॉडी में कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है तो उसको हम रखेंगे पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन में। तो फिजियोलॉजिक कैल्सिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल बॉडी का डिज़ाइन है जिसमें कि डिपोजिशन होता है कैल्शियम का बोन में और टीथ में। तो हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। तो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स इसके हैं। पहला है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, दूसरा है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है, तो इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें भी डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट इन डेड या फिर नेक्रोटिक टिश्यू विथ नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि डेड टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू में जो भी मतलब नेक्रोस टिश्यू हो चुका है, डेड हो चुका है टिश्यू या फिर सेल्स, तो उसके अंदर या फिर उसमें कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंडर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन डेड या फिर नेक्रोटिक टिश्यू या फिर डेड टिश्यू में डिपोजिशन हो जाए कैल्शियम साल्ट का, तो हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। दूसरी बात यहाँ पे ये कि इसमें, ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। दूसरी बात ये दोस्तों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में, कि जो यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है वो नॉर्मल रहता है। ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होता है, नॉर्मल।
यानी कि जो ब्लड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है वो नॉर्मल होता है। जब आप इसमें ब्लड टेस्ट कीजिएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल टेस्ट कीजिएगा, तो वो नॉर्मल आएगा, जितना ब्लड में कैल्शियम होना चाहिए वो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, वो डेड या फिर नेक्रोटिक टिश्यू में हो रहा है। ठीक है, तो वो जो कैल्शियम है डेड या नेक्रोटिक टिश्यू में डिपॉजिट हुआ है वो ब्लड में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है दोस्तों वो नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मलिटी कहाँ डेवलप हो रहा है कि कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगा नेक्रोटिक टिश्यू में। ठीक है, और यही मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्मल टिश्यू में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। लेकिन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहता है। तो इसका सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कैसियस नेक्रोसिस। ठीक है, कैसियस नेक्रोसिस। जब हम नेक्रोसिस पढ़ रहे थे दोस्तों तो हम आपको कैसियस नेक्रोसिस बताए थे कि कैसियस नेक्रोसिस नॉर्मली कहाँ होता है, टीबी में जो नेक्रोसिस होता है वो कैसियस नेक्रोसिस होता है। तो कैसियस नेक्रोसिस में क्या होता है, कैसियस नेक्रोसिस कहाँ होगा, टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में। तो जहाँ पे लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस डेवलप है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई लंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट में यहाँ पे टीबी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टीबी के साथ साथ टीबी में कैसियस नेक्रोसिस हुआ है, तो पहले से जो यहाँ का लंग्स का पार्ट है ये नेक्रोस हो चुका है, ये नेक्रोस पार्ट ऑफ द लंग्स, नेक्रोस्ड पार्ट ऑफ लंग्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, टीबी, और इसके साथ साथ इसमें क्या डिपॉजिट हो गया, कैल्शियम सॉल्ट यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। कैसियस नेक्रोसिस में जब टीबी होता है तो टीबी में डिपोजिशन होता है कैल्शियम सॉल्ट का। दूसरा एग्जांपल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की बात करें तो फैट नेक्रोसिस। ठीक है, फैट नेक्रोसिस हम आपको बताए थे कि फैट नेक्रोसिस कहाँ होता है, जहाँ पे फैटी टिश्यू है। फैटी टिश्यू बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल में, ब्रेस्ट में। ठीक है, तो ब्रेस्ट में कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए तो ब्रेस्ट में क्या होता है कि वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो जाएगा। तो वो फैट नेक्रोसिस के बाद क्या होता है दोस्तों, फैट नेक्रोसिस के बाद ब्रेस्ट में कैल्सिफिकेशन होने लगता है, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, देखिए ब्रेस्ट में कब कैल्सिफिकेशन हुआ, पहले नेक्रोसिस हुआ, कैसा, किस टाइप का नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस हुआ उसमें, उसके बाद वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने लगा। ठीक है, हार्डनिंग होने लगा। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फैट नेक्रोसिस इन ब्रेस्ट रिजल्ट कैल्शियम सॉफ्ट डिपोजिशन या फिर कैल्सिफिकेशन। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, तीसरा इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए नॉर्मली जो जहाँ पे भी नेक्रोस पार्ट होगा, नेक्रोसिस होगा, ठीक है, वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम आपको बताया कि ब्रेस्ट में नेक्रोसिस हुआ तो वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया। फिर लंग्स में नेक्रोसिस हुआ, टीबी हुआ तो वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन होने लगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल बात करते हैं कि हार्ट का वल्व जो है, मान लीजिए हार्ट वल्व जो है, हार्ट का वल्व है डैमेज हो गया। ठीक है, हार्ट वल्व डैमेज, तो डैमेज कंडीशन में भी यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, किसका, कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाएगा। मान लीजिए हार्ट वाल्व डैमेज हो चुका है, नेक्रोस हो चुका है, डैमेज होने के बाद नेक्रोस हो चुका है, तो नेक्रोसिस के बाद वहाँ पे हार्ट वाल्व में किसका, कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, चौथा हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लियोब्लिट्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लियोब्लिथ। अब फ्लियोब्लिट्स क्या है, ठीक है, फ्लियोब्लिट्स इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों कि मान लीजिए ये वेन है, ठीक है, वेन में कहीं पे क्लॉट बन गया, ठीक है, थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लॉट, और क्लॉट के साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगा। फ्लियोब्लिथ में हम लिखेंगे कि क्लॉट बन गया, क्लॉट प्लस कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन होने लगा। कैल्शियम सॉल्ट कहाँ पे, इन वेन, यानी कि वेन में क्या होता है कि वेन के जो इंटरनल लाइनिंग होता है, वेन का जो वॉल होता है, वहाँ पे कोई ब्लड का क्लॉट बन गया, और ब्लड के क्लॉट के साथ साथ वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट भी डिपोजिट होने लगा। ठीक है, तो उस पार्ट को हम बोलेंगे फ्लियोब्लिथ, या फिर इस डिजीज को बोलते हैं फ्लियोब्लिथ, जिसमें कि डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम आयन विथ ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक दो और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पांचवा जो है दोस्तों, पांचवा जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मार्क
एक मार्क एग्जाम्पल है इसका डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का, तो इसको बोलते हैं मॉन्कबर्ग्स स्क्लेरोसिस। मॉन्कबर्ग्स स्क्लेरोसिस, ठीक है। और मॉन्कबर्ग स्क्लेरोसिस क्या होता है, देखिए जो आर्टरी होता है, आर्टरी के जनरली 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटरना जो होता है दोस्तों, उसके बाद होता है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। तो जो ट्यूनिका मीडिया होता है, जो मिडिल वाला लेयर होता है, ये मान लीजिए क्या है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जब डेड हो जाता है, ठीक है, डेड होने पर, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन डिजेनरेटेड ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। जब ट्यूनिका मीडिया जो कि आर्टरी का वॉल होता है, ये क्या है, आर्टरी है हमारा, ठीक है, आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया है, ये मान लीजिए कि डीजेनरेट हो गया या फिर नेक्रोस हो गया किसी वजह से, तब यहाँ पे डीजेनरेशन के बाद यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट डेवलप, कैल्शियम सॉल्ट जो है डिपोजिट हो गया, कैल्शियम सॉल्ट क्या हो गया, डिपोजिट हो गया। तो जैसे ही ट्यूनिका मीडिया डीजेनरेट होता है तो वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिट होने लगता है, इसको हम बोलते हैं मॉन्क्सबर्ग स्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं इस डिजीज को, मॉन्क्सबर्ग स्क्लेरोसिस, ठीक है। और एक और लास्ट एग्जांपल हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि सिस्ट जो होता है लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है। सिस्ट जो है, कोई भी कहीं पे सिस्ट है, वो लॉन्ग टाइम तक रह गया, तो वो सिस्ट जो है उसमें भी कैल्सिफिकेशन होने लगता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिस्ट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिस्ट जो है परसिस्ट कर गया, मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने लगा, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने लगेगा, कैल्सिफिकेशन। तो ऐसा आपको बॉडी में कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि हम बोल सकते हैं एपिडर्मल सिस्ट, एपिडर्मल सिस्ट, यानी कि एपिडर्मल सिस्ट कहाँ होता है, ऑन स्किन के ऊपर जो सिस्ट बनता है, जो बिनाइन ट्यूमर जिसको बोल सकते हैं, तो लंबे समय तक रहता है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया दोस्तों डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, पैथोजेनेसिस यानी कि ये सिस्ट, मतलब जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, यहाँ पे कैल्शियम आ कहाँ से रहा है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की। तो देखिए यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे यानी कि डेड टिश्यू के अंदर में कहाँ से जो कैल्शियम आयन का डिपोजिशन है या फिर कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखिए इसमें नॉर्मली बात लिखा है बुक में कि क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है, कैल्शियम पंप होता है, कैल्शियम पंप। तो कैल्शियम पंप जब नेक्रोसिस होता है तो कैल्शियम पंप क्या होता है, फेल, सेल के अंदर क्या डिपोजिट होने लगता है, कैल्शियम आयन डिपोजिट होने लगता है, ठीक है। और साथ में कौन सा एंजाइम इसको ब्रेक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है दोस्तों, फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, फॉस्फोलिपिड डाइजेस्ट होकर क्या बनेगा, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट प्लस लिपिड। तो ये क्या करता है कि फॉस्फेट जो है ये बाइंड करता है कैल्शियम से और यहाँ पे बना देता है कैल्शियम फॉस्फेट का सॉल्ट, ठीक, कैल्शियम का एक सॉल्ट बन जाता है जिसको CH3PO4 है, CH3PO4 जो कि यही डिपोजिट होता है बॉडी में, ठीक है, इसी का डिपोजिशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेल के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम बढ़ जाएगा सेल के अंदर और यहाँ पे पंप फेल हो जाएगा, पंप फेल होने के बाद फॉस्फोलिपिड डाइजेस्ट होगा, फॉस्फोलिपिड डाइजेस्ट होगा तो फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होगा और फॉस्फेट जो है कैल्शियम से फिर बाइंड करके CH3PO4 बनेगा और यही इसी का डिपोजिशन होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो हम नेक्रोसिस के प्रोसेस में या रिवर्सिबल सेल इंजरी का आप वीडियो पूरा डिटेल में देखिएगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी में हम आपको समझाए हैं कि फॉस्फोलिपिड कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड कैसे ब्रेक डाउन होता है फॉस्फेट प्लस लिपिड में, इसका मैकेनिज्म समझाया आप नेक्रोसिस का वीडियो, आप रिवर्सिबल सेल इंजरी का वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का, जो दूसरा टाइप है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट,
डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन, ठीक है, इन नॉर्मल टिश्यू, यानी कोई यहाँ पे डेड टिश्यू नहीं है, ठीक है, नॉर्मल टिश्यू के अंदर जब कैल्शियम डिपोजिट होने लगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इसको मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो है ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, किसमें, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन कहाँ होता है कहाँ हो रहा है, नॉर्मल टिश्यू के अंदर, इसलिए यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल जो है, ब्लड का जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड में आपको कैल्शियम ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा जब आप इसका ब्लड का डायग्नोसिस कीजिएगा तब। तो चलिए इसका एक कुछ एग्जांपल है, 2-3 उसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल है कि ये जो मतलब यहाँ पे क्या हो, जो मतलब कैल्सिफिकेशन होता है, आपको हम बता दें, जो एग्जांपल से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में जो भी कैल्शियम का डिपोजिशन होता है वो कैसा होता है, डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरे टिश्यू में, होल टिश्यू में होना है, ठीक है, पूरे होल टिश्यू के अंदर, यहाँ पे मान लीजिए ये होल टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे पूरा फॉर्म मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, तो ये कैसा होगा, डिफ्यूज होगा। और जबकि डिस्ट्रॉफिक में क्या होता था कि डेड टिश्यू पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता था, तो डेड टिश्यू पे जब कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा फॉर्म होता है, डिफ्यूज फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, कहाँ कहाँ, जैसे कि लंग्स में कहाँ होता है, लंग्स में डिपोजिशन होता है, लंग्स में हो जाएगा तो मेनली मेनली एल्वियोलर वॉल में होता है, एल्वियोलर वॉल में होता है, ठीक है, एल्वियोलर वॉल में कैल्सिफिकेशन होता है पहला। दूसरा इसका एग्जांपल बात करें तो नेफ्रोकैल्सीमिया बोलते हैं, कैल्सीमिया बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रोकैल्सीमिया में क्या होता है कि कैल्सीमिया या फिर कैल्सिनोसिस बोलते हैं, नेफ्रोकैल्सिनोसिस यहाँ पे किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूलर होता है, ट्यूब्यूलर एपिथीलियम, ठीक है, वहाँ पे किसका डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम सॉल्ट का, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट का वहाँ पे डिपोजिशन, नॉर्मल किडनी के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए उसके ट्यूब्यूलर एपिथीलियम में, तो इसको हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के अंडर में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए मतलब जो किडनी है, किडनी में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पे नॉर्मली डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली डिपोजिशन होते जा रहा है, किसका, कैल्शियम सॉल्ट का। तीसरा इसका एग्जांपल बात करते हैं कि जो स्टोमक का वॉल है, ठीक है, स्टोमक वॉल यानी कि जो एसिड सिक्रेटिंग वॉल है, ठीक है, स्टोमक वॉल क्या करता है, एसिड सिक्रेट करता है, एसिड सिक्रेटिंग वॉल, ठीक है। तो एसिड सिक्रेटिंग वॉल में किसका डिपोजिशन हो जाए, कैल्शियम, स्टोमक के वॉल में कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाए, तो ये भी आप इसका एग्जांपल याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथा, एक और आपको हम बता दें, चौथा एक और आप याद कर लीजिएगा 4 नंबर में, कॉर्निया पे, ठीक है, कॉर्निया जो आई का कॉर्निया आता है वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कैल्सिफिकेशन। तो ये बेवजह होता है, ठीक है, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो तो समझ में आता है कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो है वो समझ में आ रहा है हमको, या फिर आप भी नॉर्मली समझ सकते हैं कि वो कहाँ हो रहा है, वो डेड टिश्यू पर हो रहा है, ठीक है, नेक्रोस टिश्यू पर हो रहा है, तो उसका तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में ये नॉर्मल टिश्यू के अंदर जो लाइव टिश्यू है, जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लंग्स का टिश्यू हो गया, किडनी का टिश्यू हो गया, या कॉर्निया हो गया, स्टोमक का वॉल हो गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेज में, फिर भी यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है, इसका वजह क्या है, तो इसका वजह जानने के लिए इसका पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं हम, ठीक है, पैथोजेनेसिस, ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, यानी कि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का पैथोजेनेसिस क्या है, किस कारण से यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, इस बात को हम देखते हैं, ठीक है। तो इस बात को देखते हैं और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में यह मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है, यह हमारा बॉडी है, ठीक है, यह नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, इस डायग्राम पर मत जाइएगा, बस थोड़ा देखते रहिए, ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। तो इसमें कैल्शियम कहाँ कहाँ से आता है, सबसे पहले
हमारे बोन से आता है। ठीक है, बोन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है, एक बोन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम स्टोर होता है, तो बोन डिजॉल्व होगा, ये है हमारा बोन। ठीक है, ये है बॉडी। ठीक है, तो बॉडी या फिर इंट्रासेलुलर स्पेस, यहाँ पे बोन में बोन क्या होगा, डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होगा तो बोन डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम रिलीज होगा, तो ये कैल्शियम इंट्रासेलुलर स्पेस में आएगा या फिर ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, तो इससे हमारा नॉर्मल कैल्शियम मेंटेन रहता है। दूसरा चीज़, हमारा जो गट है, ठीक है, गट में हम लोग खाते हैं, तो हम लोग जो भी कैल्शियम लेते हैं फूड में, मतलब मान लीजिए दूध पी रहे हैं या फिर वाइटामिन ले रहे हैं या कैल्शियम के एक्स्ट्रा गोली ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उसमें तो दो प्रकार से, पहला होगा कि बोन जो होता है स्टोर फॉर्म होता है कैल्शियम का, दूसरा जो है हम लोग जो खाना खाते हैं गट से जो डिपॉजिट, मतलब खाना मील के फॉर्म में हम लेते हैं कैल्शियम को। ठीक है, तो इसका दो कारण हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर ब्लड में कैल्शियम बढ़ा कैसे, क्यों डिपॉजिट हो रहा है हर जगह हमारे ऑर्गन में। तो सबसे पहला इसका कारण जो है दोस्तों, नंबर ए में हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, देखिए, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है पैराथार्मोन, PTH, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन करता क्या है, देखिए, ये है बोन। ठीक है, ये बोन है, तो बोन को डिसॉल्व करता है। बोन को क्या करता है, बोन डिसॉल्व करेगा, तो बोन में से क्या निकलेगा, यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट रिलीज हुआ। कैल्शियम सॉल्ट रिलीज होकर कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड में या फिर इंट्रासेलुलर स्पेस में, यानी कि बॉडी में आ जाएगा, नॉर्मली ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मली पैराथार्मोन का ये काम होता है। अब पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया। हाइपर थायरॉयडिज्म नहीं है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लीजिए, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। ठीक है, यानी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, उसका सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैराथार्मोन बनाने लगा, PTH बनाने लगा। ठीक है, जो पैराथार्मोन है उसका ज़्यादा फॉर्मेशन करने लगा, तो जितना ज़्यादा पैराथार्मोन उतना ज़्यादा बोन का डिसोल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होगा, उतना ज़्यादा ब्लड में कैल्शियम आएगा, उतना ज़्यादा वो ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो पहला पैथोजेनेसिस पढ़े हम लोग मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का कि हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, दूसरा इसका बात करते हैं दोस्तों, मल्टीपल मायलोमा के केस में। ठीक है, बी यहाँ पे है मल्टीपल मायोलोमा। मल्टीपल मायोलोमा क्या होता है, यानी कि ये मायोलोमा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर, कौन सा ब्लड कैंसर है, यानी कि ये WBC का है। ठीक है, WBC का ये ब्लड कैंसर है। तो इसमें क्या होता है, बोन का डिसोल्यूशन होता है, बोन का डिसोल्यूशन होने लगता है, बोन डिसॉल्व होने लगता है। तो जब बोन डिसॉल्व होगा तो क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम सॉल्ट रिलीज करेगा। अब ये कैल्शियम सॉल्ट कहाँ जाएगा, ब्लड में या फिर ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होगा, ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, तो इसके वजह से भी यहाँ पे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो रहा है, यानी कि बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो गया है, मल्टीपल माइलोमा यानी कि WBC का कैंसर है। WBC के कैंसर में बोन का डाइजोल्यूशन होने लगता है। बोन डाइजोल्यूशन होगा तो डिसॉल्व होगा तो कैल्शियम रिलीज करेगा, ये कैल्शियम ब्लड में जाएगा या फिर ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होगा, जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक कारण होगा, सी हम यहाँ पॉइंट लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि डिसयूज एट्रोफी ऑफ बोन, डिसयूज एट्रोफी ऑफ बोन। ठीक है, डिसयूज एट्रोफी ऑफ बोन का मतलब क्या हुआ कि लंबे समय से कोई ऑर्गन, मतलब बोन है, उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, डिसयूज एट्रोफी हो जाएगा, यानी कि डिसयूज हो जाएगा, डिसयूज या फिर एट्रोफी ऑफ बोन हो जाएगा, एट्रोफी ऑफ बोन। यानी लंबे समय से कोई पेशेंट है किसी लिम्ब का ऑर्गन जो वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा है, मान लीजिए पैरालिसिस में, तो उसका बोन पतला नहीं देखे होंगे, उसका हड्डी जो है पैर का बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पैर में उसका क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया,
तो हाइपर वाइटामिनोसिस, तो हाइपर वाइटामिनोसिस में क्या हो रहा है, यानी विटामिन डी जो है उसका अमाउंट बढ़ गया हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में विटामिन डी का जब अमाउंट बढ़ेगा तो विटामिन डी का नॉर्मल काम क्या होता है, नॉर्मल काम होता है कैल्शियम का गट से एब्जॉर्प्शन कराना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम गट, ठीक है, गट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर से एक बार देखिए, जब विटामिन डी हमारे बॉडी में बढ़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगा कैल्शियम गट में, और ये कैल्शियम फिर कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में, ठीक है, सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा, टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू पे गया, या फिर टिश्यू से फिर कहाँ जाएगा, ऑर्गन में, और ये क्या हो गया, जाके यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, फिर डिपोजिट हो गया। तो ये भी हाइपरवाइटामिनोसिस भी एक कारण हो सकता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का। एक और है नंबर, तो एक और है मतलब जिसकी वजह से कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो जाता है बॉडी में, जिसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो वो है बोल सकते हैं यहाँ पे अल्कली सिंड्रोम बोलते हैं, अल्कली सिंड्रोम, अल्कली सिंड्रोम, या फिर अल्कली मिल्क सिंड्रोम बोलते हैं, अल्कली मिल्क सिंड्रोम। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क में सबसे ज़्यादा दोस्तों, मतलब मिल्क तो एक कंप्लीट फूड है, बहुत सारे उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होता है, बट मेनली मिल्क में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो कैल्शियम मिल्क के फॉर्म में बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे भी इस केस में भी कैल्सिफिकेशन देखा जा सकता है। दूसरी बात ये, मान लीजिए किसी को नॉर्मल गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, या फिर पेट में गैस बनता है, एसिडिटी होता है, ठीक है। तो एसिडिटी के केस में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अल्कली लेते हैं। अल्कली क्या होता है, एंटा एसिड होता है। क्या होता है, एंटा एसिड। एंटा एसिड में कौन कौन सा आता है, CA3PO4 आता है, होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का हम लोग लेते हैं ना, CA3PO4 2, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट हम लोग लेते हैं, ये एंटा एसिड होता है। तो जब कोई एक लंबे समय से एंटा एसिड ले रहा है, या फिर पेप्टिक अल्सर हो जाता है, मान लीजिए पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो कि एसिडिक कंडीशन से होता है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन से पेप्टिक अल्सर हो गया, या फिर नॉर्मल गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, ठीक है, गैस्ट्रिक या फिर गैस्ट्राइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस केस में क्या लेते हैं हम, एंटा एसिड लेते हैं। तो लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर मिल रहा है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है, कैल्शियम हम लेते जा रहे हैं, क्यों, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम का बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं अल्कली सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो कैल्शियम कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में जाके फिर ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना भी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का कॉज बताया है, मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है कि पैराथ हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे ज़्यादा बोन डिसॉल्व होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है ब्लड में। दूसरा बताते हैं मल्टीपल माइलोमा के केस में, मल्टीपल माइलोमा WBC का कैंसर है, जिसके वजह से वहाँ पे बोन का डिसोल्यूशन होगा और बोन से रिलीज होगा कैल्शियम, कैल्शियम ब्लड में जाएगा, ब्लड से ऑर्गन में, ऑर्गन में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तीसरा हम बताए थे डिस्यूज एट्रोफी, डिस्यूज एट्रोफी में कोई ऑर्गन लंबे समय से यूज में नहीं है, तो उसका वहाँ का जो बोन वाला पार्ट है वो डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर क्या कैल्शियम ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड से फिर वही कहानी जाके ऑर्गन में डिपॉजिट होगा। फिर हाइपर वाइटामिनोसिस डी, विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा बनने लगा, विटामिन डी का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ गया, तो विटामिन डी नॉर्मली क्या करता है, कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है हमारे बॉडी में, ठीक है, गट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन डी बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा गट से एब्जॉर्ब होने लगा कैल्शियम, तो उससे कैल्शियम हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, वहाँ से ऑर्गन में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर अल्कली सिंड्रोम, तो अल्कली ज़्यादा कोई लेगा, एंटासिड ज़्यादा लेगा, किसी डिजीज को मतलब पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए लंबे समय से ले रहा है एंटासिड, तो उस केस में उसके बॉडी में कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसके ऑर्गन में जाके एक्यूमुलेट होने लगेगा कैल्शियम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बोलें या फिर हम आपको बोल सकते हैं पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।